नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने प्रतिरक्षा के बारे में बात किया था, आज मैं एक स्पेशल चैप्टर की बात करने वाला हूँ जो बॉटनी का समझ लीजिए एक प्रकार से जड़ है। वो आपको हर वर्ष हर बार काम आने वाला है। आप जब तक बॉटनी पढ़ेंगे, जब तक वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी जड़ है। समझ लीजिए एक फैमिली जैसे होता है एक बॉटनी का, उसका ये जड़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए, जो आज का मेरा टॉपिक है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, पहले ये फ्लावर का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। सिर्फ मैं फ्लावर लाके आप लोगों को अच्छे से दिखा दूंगा। फ्लावर्स का जो मेन पार्ट होता है, फ्लावर्स का जो जहाँ से डंठल होता है, देखिए ये आपका जनरली जो जनन वाला चैप्टर है उसमें आपको मैंने एक बार रिवाइज में मतलब ये करना चाहूँगा कि जो जनन होता है, जनन मतलब होता है अपने जैसे जीवों की स्वतः उत्पत्ति करना, जनन कहलाता है। जनन की क्रिया जनरली कितने प्रकार से होता है, पहले इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ। पौधों में जनन क्रिया 3 प्रकार से होता है। पहला होता है कायिक जनन या वर्धी जनन, जिससे हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड होता है अलैंगिक जनन, जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, अलैंगिक जनन। और तीसरा होता है लैंगिक जनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए जो वर्धी जनन होता है या कायिक जनन होता है वो क्या होता है? कायिक जनन या वर्धी जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें इनका जो पार्ट होता है, इनका जो शरीर होता है, एक अनुकूलित वातावरण में विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण करते हैं, विशिष्ट संरचना बनाते हैं। और इनका जो बॉडी पार्ट होता है, नोड होता है, इंटर नोड होता है, वही पार्ट नए पौधे को जन्म दे देता है। उसी को बोला जाता है कायिक जनन। कायिक जनन में भी 3 विधियां हैं। एक है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन। एक फर्मेंटेशन वो होता है जो आपका किण्वनीकरण होता है, उसकी बात नहीं। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है इसका खंडन। खंडन एक जनन की एक कायिक जनन का प्रकार है। खंडन विधि एक कायिक जनन का प्रकार है जिसमें क्या होता है कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं, कई पार्ट में टूट जाते हैं, और उनका जो इंटर नोड या नोड वाला भाग होता है वो नए पौधे को जन्म देता है। ठीक है, उनके जो बॉडी पार्ट है वो ब्रेक होकर एक विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण कर लेते हैं और प्रत्येक टुकड़ा नए पौधे को जन्म देता है। इस क्रिया को खंडन विधि कहा जाता है और इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहा जाता है। सेकेंड वाला पार्ट है विखंडन। विखंडन में क्या होता है? किसी एक कोशिका से, स्पष्ट रूप से सुनिएगा, देखिए, किसी एक कोशिका से, एक संतति कोशिका से या एक केंद्रक से 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 1 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल या 2 डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को विखंडन विधि कहा जाता है। और तीसरा, इस क्रिया में एक और प्रोसेस होता है कि जो आपका विखंडन होता है ये अनुकूलित या प्रतिकूलित वातावरण में भी हो सकता है। जब फेवरेबल कंडीशन रहेगा तब पर भी हो सकता है। अनफेवरेबल कंडीशन में जो प्रोसेस है वो बहुत अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, रियरली है कि हो सकता है। तीसरा प्रोसेस है कलिको उत्पादन द्वारा भी किसी में जन्म मतलब जनन होता है, उसमें कलिका द्वारा नए पौधे का जन्म होता है। तीसरा एक चीज़ है कि जिसका नाम है मुकुलन। मुकुलन मतलब बडिंग। बडिंग मतलब अपने शरीर के अंदर, अपने प्लांट बॉडी अपने शरीर के अंदर उभार की तरह संरचना बनाते हैं, मतलब एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपने अंदर उभार की तरह संरचना बनाते हैं, जिसे बोला जाता है बर्ड मुकुल। और वही मुकुल नए पौधे को जन्म दे देता है, जिसे मुकुलन कहा जाता है, अंग्रेजी में बडिंग। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया जो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, ये भी विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा संपन्न होती है। कुछ में यह क्रिया कलिको उत्पादन द्वारा होता है। अलैंगिक का मतलब होता है कि जिसमें नर और मादा जनन अंग एक ही में पाए जाते हैं, जिनमें अंतः निषेचन की क्रिया नहीं होता है, वो क्रिया अलैंगिक जनन कहलाता है। कहने का मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ये किसी विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा पूर्ण होता है। जैसे मैं अभी बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा जो कवक, तो उसमें कोनेडिया के द्वारा होता है। ठीक है, ये जो अलैंगिक जनन की क्रिया है। जनरली पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को सबसे पहले ये आना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, नर और मादा युग्मक का जो संयुग्मन होता है, जिसमें ठीक है जाइगोट का निर्माण होता है, वो क्रिया कहलाता है जो है निषेचन। और यह क्रिया किसमें इन्वॉल्व होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि इसमें नर और मादा मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई भाग लेते हैं। और याद रखिएगा, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक दूसरे से अटैच होते हैं उसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी पुष्प, और जिसको हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जानते हैं। और एक लिंगी में अलग अलग शो होता है, एक नर का एक मादा का अलग अलग जो है वो शो होता है पार्ट। आइए हम ये एक जो फ्लावर आपको बनाए हैं स्पेसिफिक टाइप का, देखिए पुष्प लाके आपको हम समझा देंगे। जो पुष्प है आप लोग देखते हैं, पुष्प का जो निचला वाला भाग होता है, जो निचला वाला पार्ट है इसका पुष्प का, जिसको हम डंठल, जिस डंठल से पुष्प लगा होता है, जैसे आप लोग एग्जांपल में हिबिस्कस रोजा सैनेंसिस, हिबिस्कस रोजा सैनेंसिस किसका बॉटनिकल नेम है? ये आपका हिबिस्कस गुड़हल के पौधे का बॉटनिकल नेम है, और ये आता है आपका जो है ठीक है मालवेसी फैमिली में। तो इसका अगर आप देखिए हिबिस्कस रोजा सैनेंसिस का देखेंगे तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समझ में आएगा बाइसेक्सुअल का, और उसको लाके मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। पहले ये फ्लावर देखिए, सबसे पहले जो पुष्प का बाहरी भाग होता है, जो डंठल लगा होता है, पुष्प का बाहरी भाग होता है, आउटर भाग होता है, जो डंठल लगा होता है उसको बोला जाता है पेडिकिल या पेडिंकिल, जिसको डंठल बोला जाता है। ठीक है, अब इस डंठल के अलावा यहाँ पे क्या होता है? थैलमस होता है। थैलमस, थैलमस क्या होता है? थैलमस जो होता है आपका, इसको हम कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, मतलब इसका जो निचला वाला भाग जो डंठल से अटैच होता है, इसको बोला जाता है पुष्प आसन। पुष्प आसन, दूसरा मार्कर है नहीं ना, ये पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, पुष्पासन कहलाता है। पेडिकिल मतलब डंठल कहलाता है। पुष्प, इसको हम पुष्प वृंत कहते हैं, और इसको हम पुष्प आसन कहते हैं। पुष्प वृंत पेडिकिल को कहते हैं, जो डंठल होता है। अब देखिए, जिस पुष्प जिस डंठल से अटैच होता है उसको हम पुष्प वृंत कहते हैं, और जो आसन बना होता है जिसपे पुष्प लगे होते हैं उसे थैलमस या पुष्पासन कहते हैं। और पुष्पासन के बगल में वाहदल, वाहदल का मतलब पौधों के पुष्पों का सबसे जो बाहरी भाग ग्रीनिश कलर का, किसी किसी में पॉलीसेपेलस, देखिए ये कैलिक्स वाला भाग है। कैलिक्स का हिंदी होता है वाहदल, और वाहदल की एक इकाई कहलाता है सेपल। ठीक है, मतलब कैलिक्स की एक इकाई सेपल कहलाता है। नहीं समझ में आया? देखिए ये आपका कैलिक्स है, ठीक है, कैलिक्स है, और कैलिक्स 5 संख्या में, मैं 2 ही दिखाया हूं, ग्रीनिश कलर के 5 संख्या में होते हैं, खाली डिनोट किए हैं। आप ये जानिएगा कि जो पौधों के पुष्पों का सबसे बाहरी भाग जो पुष्पासन के ऊपर लगा होता है ग्रीनिश कलर का, किसी किसी में अलग अलग दिखता है, किसी किसी में ज्वाइंट होता है। जिसमें ज्वाइंट होता है उसको गैमो बोला जाता है, और जिसमें अलग अलग होता है उसको जो है गैमो बोला जाता है। मतलब जो फ्यूज होते हैं, संयुक्त वाहदली और ठीक है, संयुक्त वाहदली जो ज्वाइंटेड होते हैं गैमो होते हैं, और एक जो फ्री होते हैं स्वतंत्र जो है वाहदली होते हैं। तो कैलिक्स जो होता है वो बाहरी भाग होता है, कैलिक्स की एक इकाई सेपल कहलाता है। और जब ये सेपल जो है वो ज्वाइंटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो उसको गैमोसेपेलस, और जब ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं तो इसको हम पॉलीसेपेलस कहते हैं। ये जनरली 5 संख्या में पाए जाते हैं। आइए दूसरा चीज हम जानेंगे। ये देखिए, आप लोगों को शायद कंफ्यूज लगे, ये जो मैं बनाया हूं ये पेटल है, ये भी 5 संख्या में होता है। जो दलपुंज, जो रंगीन वाला भाग आप लोगों को दिखाई देता है, ये है दलपुंज, और दलपुंज को बोला जाता है पेटल। और पेटल का मतलब समझ रहे हैं? पेटल का मतलब दलपुंज होता है। दलपुंज का मतलब कि
जो ग्रीनिश कलर की पंखुड़ियां होती हैं, पुष्प का रंगीन भाग जो होता है, ठीक है। मैं फ्लावर ला के नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा और स्पष्ट रूप से उसको मैं बताऊंगा। जहां पे आपको न समझ में आए जरूर पूछिएगा। देखिए ये आपका दल पुंज है, ये क्या है? दल पुंज है, मतलब जो रंगीन वाला पार्ट है दल पुंज है, इसको हम बोलते हैं पेटल। इसको क्या बोलते हैं? पेटल। और देखिए दल पुंज की एक इकाई पेटल कहलाता है, यानी ये करोला है, करोला की एक इकाई पेटल कहलाता है। जब यही पेटल अलग अलग होते हैं तो इसको हम पॉलीपेटलस कहते हैं, मतलब कि फ्री फॉर्म में। और जब यही पेटल एक दूसरे से लगे होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? गैमोपेटलस कहते हैं, जो कितनी संख्या में होते हैं? 5 संख्या में होते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए मैं चल रहा हूं। कैलिक्स, करोला आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। थैलमस समझ में आ गया, पेडिकल समझ में आ गया, आया? अब देखिए दूसरी चीज ये है कि जो आपका ये पेटल हो गया, पेटल जब एक से लगे होते हैं तो पॉलीपेटलस, जब एक ही में जॉइंट होते हैं तो उसको गैमोपेटलस। जब ये कैलिक्स फ्री होते हैं, ठीक है, कैलिक्स का जो यूनिट सेपल है तो वो पॉलीसेपेलस कहलाएगा जब फ्री होगा, जब जॉइंट होगा तो उसको गैमोसेपेलस कहेंगे। अब देखिए अब हम चल रहे हैं नर जननांग और मादा जननांग, जिसको हम कहते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जिसको हम कहते हैं पुमंग, और गाइनोसियम जिसको हम कहते हैं जायांग। यानी जायांग की एक इकाई स्त्री केसर कहलाता है, कॉर्पेल्स कहलाता है, और जो पुमंग होता है उसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाता है, स्टोमेन कहलाता है। समझ में आया? मतलब एंड्रोसियम ये भाग है, देखिए ये एंड्रोसियम भाग है, ये जो पार्ट है एंड्रोसियम जो है, ठीक है, एंड्रोसियम ये कौन सा पार्ट है? दैट इज ए मेल। क्या बोलेंगे दोनों को मिला के? मेल बोलेंगे। और इधर भी देखिए, अच्छा देखिए एंड्रोसियम की एक इकाई क्या कहलाता है? एंड्रोसियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, यही ना, और उसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाता है। अब पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? एंड्रोसियम की एक इकाई स्टामेन कहलाता है, उसकी कितनी इकाई होती है? 3 होती है। पहले का नाम है एंथर, एंथर जिसको हम कहते हैं परागकोश, पराग जिसमें पराग कण बनते हैं, आया? और दूसरा भाग होता है फिलामेंट। देख रहे हैं ये फिलामेंट है और ये एंथर है, दोनों को मिला के बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टामेन बोला जाता है। स्टामेन का मतलब पुंकेसर, ये पूरा भाग एंड्रोसियम का है, इसकी एक इकाई स्टामेन है, यानी क्या है? स्त्री केसर है पुमंग की इकाई। इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, एक एंथर दूसरा फिलामेंट, आया? एंथर परागकोश, परागकण बनता है, फिलामेंट तंतु होते हैं दोनों साइड। आइए मादा जननांग की बात करते हैं, गायनोसियम की बात करते हैं। गायनोसियम की एक इकाई, गायनोसियम को हिंदी में बोला जाता है जायांग, जिसकी एक इकाई स्त्री केसर, अंग्रेजी में कॉर्पेल्स कहलाता है, जिसकी 3 इकाई होती है। स्पष्ट रूप से सुनिएगा नहीं दिमाग से उड़ जाएगा। पहला भाग है स्टिग्मा जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, और दूसरा भाग है स्टाइल जिसको हम वर्तिका कहते हैं, और तीसरा भाग जो है क्या है? जो यहाँ पे ओवरी है, अंडाशय। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किसके भाग है? किसके भाग है? मादा जननांग के। और मादा जननांग को क्या बोलते हैं? बोलिए गायनोसियम। गायनोसियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जायांग, उसकी एक इकाई स्त्री केसर, अंग्रेजी में कॉर्पेल्स। स्त्री केसर के कितने भाग हैं? 3, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, स्टाइल वर्तिका, ओवरी अंडाशय। क्लियर? अभी मैं पुष्प दिखाऊंगा तो और अच्छे से बेटर से समझ में आएगा आप लोगों को। आप ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैं नेक्स्ट जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो चीज है, देखिए ये मिटार के थोड़ा सा इस चीज को मैं देखिए कॉन्सेप्ट कर दिया हूं, एक बार पुष्प ला के समझा दूंगा, आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए पुष्प का तो स्ट्रक्चर सब समझ में आ गया, जहां ना समझ में पूछ लीजिएगा। आप देखिए नेक्स्ट जो मैं चल रहा हूं, अंडाशय की बात हो रही है, जनरली उसी में पढ़ना है। अब हम लोग चल रहे हैं आपको उस टॉपिक पर लेके जाके जहां पे लघु बीजाणु जनन होता है और दीर्घ बीजाणु जनन होता है। मतलब नर जनन अंगों में पराग कण में, नर जनन अंगों के एंथर में पराग कणों का बनना कहलाता है
लघु बीजाणु जनन। ठीक, क्या कहलाता है? लघु बीजाणु जनन, अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। माइक्रोस्पोर माने पॉलन ग्रेन, परागकण कहाँ बनते हैं? एंथर में बनते हैं। स्पोरोजेनेसिस का मतलब स्पोर का बनना। क्या होगा, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? नर जनन अंगों में एंथर में परागकोश में परागकण का या लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऐसे मेगा का बता दीजिए। अंडाशय में, ओवरी में ठीक है, अंडाशय में बीजांड का बनना। किसका बनना? बीजांड का। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओव्यूल का बनना क्या कहलाता है? मादा जननांग के अंडाशय में बीजांड बनने की क्रिया को, ओव्यूल बनने की क्रिया को बोला जाता है दीर्घ बीजाणु जनन। इसलिए दीर्घ बोला गया क्योंकि लघु बीजाणु से बड़ा होता है दीर्घ बीजाणु जनन। ठीक है, और एक पार्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर क्या है, यार गड़बड़ हो जा रहा है। ओवरी, ये पार्ट देखिए। ठीक, यहां पे क्या बन रहा है? बीजांड बन रहा है। देखिए, ठीक है। अब देखिए मैं इसको अलग से बना रहा हूं। जो बीजांड है, बीजांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्या है? ओवरी वाल है, ओवरी है, और इसके अंदर क्या बन रहा है? ओव्यूल बन रहा है ना। इसी को तो बोला जाता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए हम जनरली आपको बीजांड बता दे रहे हैं, बहुत ही ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता है, हर एग्जाम में पूछा है कि बीजांड का संरचना बताइए, उसका नामकरण करिए, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, किसका कौन सा कार्य होता है। ठीक है, देखिए इसका कार्य, देखिए भाई ध्यान से देखिएगा नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। ये देखिए क्या है, देखते रहिए। ये क्या है? एक आपका बीजांड है, ओव्यूल है, जो कहां बनता है? अंडाशय में बनता है, ओवरी में बनता है। ठीक, ठीक, बीच में क्या बनेगा? भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसाइट कहां बनेगा? बीजांड के अंदर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीजांड कहां बन रहा है? अंडाशय में, और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश बन रहा है, और भ्रूण कोश से ही सीड कवच बनता है, बीज कवच बनता है, और यहां ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है भ्रूण कोश में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसके पार्ट का नाम लिख लीजिए। इसको क्या कहेंगे? जहां से बनना शुरू होता है बीजांड वृत्त, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, और ऊपर वाले भाग को चैलेजा बोला जाता है, जिसको हम निभाग कहते हैं। आया? चैलेजा, जो ऊपर का प्रोटेक्टिंग कवरिंग होता है वो चैलेजा होता है, निभाग होता है, और जो यहाँ पे सामने का होता है फ्यूनिकल, बीजांड वृत्त बोला जाता है। और देखिए ये सामने का भाग माइक्रोपाइल कहलाता है, बीजांड द्वार कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये आउटर इंट्यूगमेंट, INTEGUMENT मतलब बाहरी अध्यावरण, जो सुरक्षा के लिए बना होता है। ठीक है, ये इंटरनली क्या है? इंट्यूगमेंट है, आउटर इंट्यूगमेंट, इंटरनल इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट अध्यावरण, अध्यावरण जिसको बोला जाता है, जो सुरक्षा के लिए बने होते हैं। ठीक है, मेन बॉडी क्या कहलाता है? न्यूसेलस, बीजांड काय, न्यूसेलस। क्लियर? न्यूसेलस समझ रहे हैं? ये बीजांड काय हिंदी में कहते हैं इसको। हाँ, बीजांड काय, बीजांड काय क्या है? दैट इज द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, जो इसको भोजन देने का काम करता है। बीजांड को भोजन कौन देता है? बीजांड काय, इसकी मेन बॉडी। ठीक, और ये इंट्यूगमेंट है, आउटर और इंटरनल, जिसको हम कहते हैं बाह्य अध्यावरण,
अंतःहृदय आवरण जो सुरक्षा के लिए बने होते हैं। फ्यूनिकिल मतलब जहां से बीजांड बनना शुरू हुआ है उसको बीजांड वृत्त या फ्यूनिकिल कहा जाता है। ये बीजांड द्वार है, माइक्रोपाइल, ठीक है। और ये है एम्ब्रियो सैक, बीच में क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। अब देखिए, अब यहां पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। एक को बोला जाता है, इसकी जो सेल्स होती हैं उसको हाइलम बोला जाता है, ठीक है। इसको कभी कभी कई लोग कहते हैं कि जो उभरा वाला भाग होता है उसको रैफी भी बोला जाता है, रैफी, हाइलम, कोशिकाओं का गुच्छा, कोशिकाओं का बनावट बीजांड में। और फ्यूनिकिल, इंट्यूगमेंट, न्यूक्लियस, चैलेजा, एम्ब्रियोसैक, माइक्रोपाइल। आ रहा है समझ में ये सब, ये पार्ट है। देखिए इसमें 3 भाग और होते हैं, 2 चीज। एक चीज मैंने आप लोगों को नोट नहीं कराया है, जैसे एम्ब्रियोसैक है, इसको अलग से मैं बना दूं। देखिए ये क्या है, एम्ब्रियोसैक है, कहां पाया जाता है, बीजांड के अंदर। इसका 3 भाग ऊपर का क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये तीनों भाग क्या है, एंटीपोडल सेल है, प्रतिमुखी कोशिका, जिसका काम केवल प्रोटेक्शन देना है भ्रूण कोश को, कोई काम नहीं, ठीक है। बीच में ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोला जाता है इसको। और नीचे 2 सेल्स हैं, इसको बोला जाता है सेनेर्जिट सेल, सहायक कोशिकाएं। और ऊपर क्या होता है, एग सेल, ठीक है। ये एक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, अगर इसको दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, चैलेजा हो गया, इंट्यूगमेंट हो गया, हाइलम हो गया, फ्यूनिकिल हो गया, माइक्रोपाइल हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, एम्ब्रियोसैक है, भ्रूण कोश है। याद रखिएगा एक टॉपिक है, आता है, बहुत कॉम्प्लेक्टेड है, डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत बार पूछा है हर एग्जाम में। उसको कैसे हम लोग परिभाषित करते हैं, कैसे सरल भाषा में डबल फर्टिलाइजेशन को समझे, उस बात को देखिए। मैं आपको एकदम सरल भाषा में बता रहा हूं। डबल फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, मादा का जो अंडाशय वाला भाग होता है, ठीक है, वहां पे क्या बन रहा था, बीजांड। और बीजांड में क्या क्या है, बीजांड वृत्त है, हाइलम है, कोशिकाओं का गुच्छा, प्रोटेक्शन के लिए इंट्यूगमेंट है, न्यूक्लियस है, बीजांड काय है, और चैलेजा है, और यहाँ पे माइक्रोपाइल है, ठीक है, समझ में आया। और इस बीजांड के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर है। जो अंडाशय, जो भ्रूण कोश में डबल फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद बनता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर, उसको भ्रूण कोश कहा जाता है। भ्रूण कोश को भोजन देने का काम करता है। और कोश का मतलब तो चैम्बर हो गया, ये इसमें पाया जाता है, ठीक है। देखिए एम्ब्रियोसैक का मतलब ध्यान से तभी समझ में आएगा, ये एंटीपोडल सेल है, इसका कोई काम नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए बना होता है। पोलर न्यूक्लियाई को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। तीसरा क्या है, यहाँ पे अंड कोशिका है, ये सेनेर्जिट सेल है, सहायक कोशिका है। देखो इसको जनरली ना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कहते हैं। 7 कोशिकी 8 केंद्र की भ्रूण कोश। कैसे, एंटीपोडल 3 ही माना जाएगा, 3। ये सेल 1 है, न्यूक्लियस 2 है, पोलर न्यूक्लियाई, सेल 1 का है, ठीक है, न्यूक्लियस 2 है, तो 3 2 5 3 8 3 1 4 3 7 7 कोशिकी हो गया, 8 केंद्र की। केंद्रक 3 इसका गिन लीजिए, अरे भाई इसमें भी केंद्रक 2 है, इसका सबका 1 केंद्रक है, सब मिला लीजिए 7 कोशिकी 8 केंद्र की। आप ध्यान से सुनिए, लास्ट लाइन है। देखिए जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ये क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, देखिए मैं आप लोगों को स्पेशली एक बार बता दे रहा हूं। हाँ, डबल फर्टिलाइजेशन देखिए, n प्लस n बराबर 2n और n प्लस 2n इज इक्वल टू 3n। देखो ये क्या है, जब परागकण से 2 नर युग्मक आते हैं तो एक नर युग्मक फ्यूज करता है अंड कोशिका से नर युग्मक और बनाता है 2n जाइगोट। सुनिए एक बार फर्टिलाइजेशन, और दूसरा नर युग्मक फ्यूज करता है ध्रुवी केंद्रक से, जो क्या बनाता है भ्रूण कोश, जो कैसा होता है 3n होता है,
ठीक। तो N2N बराबर 3N, 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई बना इसलिए इसको त्रिकसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, उसको 2N, दैट इज ए फर्टिलाइजेशन, निषेचन। दूसरा नर युग्मक जो है अंडकोशिका पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है ध्रुवी केंद्रक से और बनाता है 2N के साथ N मिलके 3N, मतलब ये 2N था, ठीक, और ये N था, पोलर न्यूक्लियाई 2N था, क्या बनाता है 3N। भ्रूण कोश क्या होता है 3N होता है, इसको इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन न्यूक्लियाई के बीच में, ठीक है। बस तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। जहाँ न समझ में आए पूछ लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।